नमो नमः सर्वेभ्यः। मित्रों, मैं डॉक्टर पुष्कर सिंह राव संस्कृत की इस ऑनलाइन पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आया हूं वह विषय है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कौन सी परीक्षा? प्रशिक्षित स्नातक मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली संस्कृत विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं कि संस्कृत के द्वारा या संस्कृत विषय में जो टीजीटी परीक्षा आयोजित की जाती है उस परीक्षा में अपन किस प्रकार से सर्वाधिक अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं और वो भी कि कहीं पर भी बिना कहीं जाए हुए, मतलब घर बैठ करके आपके सामने संस्कृत का विषय उपस्थित होने वाला है। आपको अपना घर छोड़ करके कहीं नहीं जाना है और घर पर ही उपस्थित रहकर संस्कृत विषय में अपन अधिक से अधिक अंकों की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से पेपर दे सकते हैं, किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न होता है, क्या वीडियो के माध्यम से। और ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि घर पर बैठ करके सबसे पहले अपन संस्कृत विषय का जो सिलेबस दिया हुआ है उस पूरे के पूरे सिलेबस को अपन वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा कवर करेंगे। वीडियो के माध्यम से सारे टॉपिक को लेकर के आपके सामने ऑब्जेक्टिव वीडियो दिए जाएंगे और वीडियो समाप्त होने के बाद में प्रतिदिन लाइव कक्षाओं के माध्यम से मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक टॉपिक में से अधिक कितने प्रश्नों को लिया जा सकता है, पर कितने प्रश्नों का समय कितना निर्धारित किया जा सकता है और आप उस प्रश्नों का समाधान किस प्रकार से कितनी जल्दी से कर पाएंगे, ये मैं आपके सामने इस सारी की सारी संस्कृत की समस्या समाधान को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और अपन सबसे पहले कोर्स के साथ में प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो के माध्यम से पूरा कोर्स कवर करेंगे और कोर्स जैसे समाप्त हो जाएगा प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रत्येक यूनिट वाइज प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद में मैं आपको सारी संस्कृत में आयोजित होने वाले पूरे के पूरे मैटर की एक एक टॉपिक वाइज पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा जिसको आप वीडियो के द्वारा भी मिलान कर सकते हैं। यदि आप वीडियो को देख करके उस चीज को नोट नहीं कर पाते तो उस पीडीएफ को पढ़ करके आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये पीडीएफ में जितने भी वीडियो के माध्यम से पढ़ूंगा वो यथावत पीडीएफ आपके यूट्यूब के माध्यम से अथवा उस किसी न किसी ऐप के माध्यम से अपलोड कर दी जाएगी। ये एक माध्यम जो होगा वो आपके किसी न किसी प्रकार का ऑनलाइन ऐप होगा, उस ऐप के माध्यम से ये सारी कक्षाएं मिलेगी। तो आज मैं आपको एक संस्कृत विषय का सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और अपन देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत विषय को लेकर के जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से विषय में कौन कौन सी पुस्तकों का चयन किया गया है और पूरी पुस्तकें भी अपने को नहीं पढ़नी है। उस पुस्तकों का जो अंश निर्धारित किया हुआ है उस अंश के बारे में पढ़ेंगे कौन से कवि है, कौन से कवि का काल क्या है, कितने काव्य लिखे, सबसे पहला कौन सा था, सबसे अंतिम कौन सा होगा। उनके बाद में कवि ने सिलेबस को लेकर के सरकार द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उस सिलेबस के माध्यम से अपने को सबसे ज्यादा कौन से विषय के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपन इस वीडियो में सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली जो पाठ्यक्रम आपके सामने उपस्थित हुआ है उसके बारे में अपन उल्लेख कर देते हैं। लिखा हुआ है गद्य एवं पद्य। अब गद्य एवं पद्यों में भी न तो अपने को सारे गद्य ग्रंथ पढ़ने और न ही सारे पद्य ग्रंथ पढ़ने। गद्य एवं पद्य का जो निर्धारित निश्चित अथवा चयन किए गए गद्य और पद्य हैं उन गद्य एवं पद्य में अपने को निर्धारित किए गए जो अंक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लिखा हुआ है ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर और उस ग्रंथों में आने वाले जो शब्दार्थ होंगे वो शब्दार्थ सूक्तियां होगी और शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी हो सकती है या फिर किसी कवि या किसी नायक या किसी नायिका या किसी पात्र का चरित्र चित्रण अथवा ग्रंथकर्ता अर्थात ग्रंथकर्ता से तात्पर्य कौन से कवि के द्वारा उस ग्रंथ की रचना की गई, वो कवि की पात्रता उसमें क्या है, क्या वो योगदान निभाता है। इन सारी बातों की चर्चा अपन प्रत्येक ग्रंथ वाइज करेंगे और आगे देखते हैं कि गद्य एवं पद्य काव्यों का जब चयन किया गया तो गद्य एवं पद्य काव्यों में
किन किन विषयों को स्वीकार किया गया है? तो सबसे पहले कादंबरी ग्रंथ को स्वीकार किया गया, और कादंबरी ग्रंथ का भी केवल एक ही पार्ट लिया है। कौन सा पार्ट लिया है इन्होंने? सुकनासोप देश। और फिर उसके बाद में शिवराज विजयम जो लिया है, शिवराज विजयम का केवल आपको जो अध्ययन करना है, केवल कौन सा निश्वास करोगे? तो प्रथम निश्वास की बात की जा रही है। उसके बाद बात आती है किराता जूनियम की, और किराता जूनियम में भी सारे सर्गों का अध्ययन अपने को नहीं करना है, केवल और केवल कौन से सर्ग का अध्ययन करेंगे? अपन प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। उसके बाद यदि कालिदास द्वारा लिखे गए मेघदूत की चर्चा करते हैं, मेघदूत यहाँ पे संपूर्ण की बात करता है, इसका मतलब पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ दोनों संपूर्ण मेघदूत का अध्ययन अपने को करना है। फिर बात आता है भर्तृहरि द्वारा लिखा गया नीति शतक। नीति शतक भी कैसा है? संपूर्ण उसका अध्ययन करना है, सारी नीतियों के बारे में अपने को समझाना है और समझना है। फिर कालिदास द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी सबसे प्रसिद्ध जो श्लोक, सबसे प्रसिद्ध जो अंक माना जाता है, जिसमें अपने को ज्ञात है कि चतुर्थ अंक के 4 श्लोक विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। उन 4 अंकों का जो चतुर्थ अंक है, उस चतुर्थ अंक की पूरी विस्तार पूर्वक व्याख्या के बारे में अपने को अध्ययन करना है। फिर बात करते हैं अपन उत्तर रामचरितम का, भवभूति नामक कवि का जो ग्रंथ है उत्तर रामचरितम, और उत्तम रामचरितम में भी केवल और केवल कौन सा? तीसरा अंक जो प्रसिद्ध है, जिस तीसरे अंक ने ख्याति प्राप्त कर रखी है संस्कृत जगत में, उस भवभूति के तृतीय अंक का वर्णन भी अपन किसमें? इस प्रशिक्षित स्नातक पाठ्यक्रम में करेंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे दे रखा है ये अभी तक जितने भी विषय पढ़े थे वो केवल थे गद्य एवं पद्य। अब अपन बात करते हैं बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। उस संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को आधार मान करके सरकार द्वारा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए व्याकरण के जितने भी टॉपिक है, जितने भी अंश है, उन सारे अंशों का अपन अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर कौन कौन से विषय पढ़ने? एक संधि टॉपिक पढ़ना है, एक समास टॉपिक पढ़ना है, एक कारक टॉपिक पढ़ना है, और प्रत्याहारों का पूरा अपने को परिचय पढ़ना है। प्रत्याहारों का परिचय पढ़ेंगे तो अपने को माहेश्वर सूत्रों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। लेकिन माहेश्वर सूत्रों के बिना कभी प्रत्याहार का निर्माण नहीं हो सकता है। इससे पूर्व इस व्याकरण को योगदान देने वाले, अर्थात व्याकरण का निर्माण करने वाले, अर्थात व्याकरण को उत्पन्न करने वाले जितने भी कवि हुए, ब्रह्मा, बृहस्पति, फिर उसके बाद इंद्र, भारद्वाज, ऋषि, पाणिनि के बाद में और जितने भी कवि आए, जयादित्य वामन, भर्तृहरि, पट्टोजी दीक्षित, वरदराज, अर्थात उन कवियों ने जितने ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों पर जो टिप्पणियां की गई, जो विषय ग्रंथ लिखे गए, उनके बारे में अपन एक वीडियो के माध्यम से अलग से अध्ययन करेंगे, ताकि जितने भी टॉपिक पढ़े जाए, कहीं पर भी खंडन होता है तब अपने को याद आएगा कि इस कवि ने इसके बारे में यह कहा था। उसके बाद में शब्द रूप की यदि बात करते हैं तो शब्द रूप में आता है अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत शब्द के बारे में करेंगे। अकारांत में पुल्लिंग हो सकता है, इकारांत में पुल्लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग भी होगा, उकारांत, ऋकारांत नपुंसकलिंग, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग जितने भी प्रकार के अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत शब्द हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करते चलेंगे। इतने प्रकार के शब्दों को कंठस्थ कर लेना आवश्यक होता है, परंतु अपन इतने शब्दों को कंठस्थ नहीं कर पाते। लेकिन हो सकता है मैं आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से ऐसी शॉर्ट ट्रिक प्रस्तुत करूंगा जिसको देखते ही आप दुनिया में अकारांत, इकारांत और उकारांत और ऋकारांत वाले शब्द केवल एक एक शब्द याद करने से दुनिया में आने वाले सारे शब्दों को अपन उस तरीके से याद कर सकते हैं। इसका मतलब वो शॉर्ट ट्रिक होगी जो आपको कंठस्थ करनी होगी। बात करते हैं आगे सर्वनाम शब्दों की। सर्वनाम में आएगा जैसे सर्व शब्द हो सकता है, यत शब्द हो सकता है, किम शब्द हो सकता है, युष्मद, इदम, अस्मद और अयम। इन सारे सर्वनामों का जैसे सर्व शब्द आया तो सर्व शब्द का मतलब सभी होता है,
उसका पुल्लिंग का रूप भी बनता है, उसका स्त्रीलिंग का रूप भी बनता है और उसका नपुंसक लिंग का रूप भी बनता है। तो जितने भी प्रकार के सर्वनाम शब्दों का विवेचन यहाँ पे किया है, इनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों को आधार मान करके किस किस रूप में कौन कौन से किसके समानांतर चलते हैं, किसको याद करने का क्या तरीका हो सकता है, इनको आधार मान करके यहाँ पे वर्णन करेंगे। उसके बाद में दे रखा है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान। कई बार क्या होता है, अपने को गणित की संख्या अथवा रोमन की संख्याओं के बारे में ज्ञान तो होता है, लेकिन उन शब्दों को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है उसका ज्ञान होने बिना, उसके ज्ञान से रहित होने बिना, उसके ज्ञान से परे होने के कारण हमेशा परीक्षा में 1 अथवा 2 प्रश्न हमेशा गलत हो जाते। तो मैं आपको 1 से लगाकर 100 तक की संख्या केवल 2 मिनट की एक ऐसी ट्रिक होगी जिसके माध्यम से आप पूरी 1 से लगाकर 100 तक की संख्या को सीख जाओगे, उसको भी प्रस्तुत करूंगा। और सबसे बड़ी बात आती है शब्द रूपों को, धातु रूप को कंठस्थीकरण करने की। ठीक है, अब धातु रूप की बात करेंगे तो धातु रूप में आएगा भू धातु, गम धातु, पट धातु, पा धातु, लब धातु, हन धातु, दूह धातु, दा धातु, पी धातु, दिव धातु, जनी, तुद, रथ, पृच्छ, ब्रू तथा इनके सभी के लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, मतलब यहाँ पे दी गई समस्त धातुओं के 5 लकारों के रूप अपने को कंठस्थ करने हैं। धातुओं को याद करने का सबसे सरलतम तरीका होता है, एक छोटी आपके सामने आएगी, आप सबको सभी लकारों का केवल एक एक लकार का एक एक ही रूप याद करना है, बाकी के रूप हमेशा यथावत प्रचलित होते अपन कंठस्थ करते चलेंगे, वो अपने को याद होते चलेंगे। भू धातु, जितने भी धातुओं में परिवर्तन होते, परिवर्तन जो होते हैं मित्रों हमेशा कहाँ होते, भविष्यत काल एक ऐसा लिट लकार का जो रूप है वहां पे सारी धातुओं के रूप परिवर्तन हो जाते। तो जिस काल में धातुओं के रूप परिवर्तित होते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में एक दे रखा है कि संस्कृत के सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान। संस्कृत के सुभाषित एवं सूक्तियां, जैसे अपन ने पहले बात करी कि गद्य एवं पद्य, अब गद्य एवं पद्य ग्रंथों को आधार मानकर उन कवियों के द्वारा उन ग्रंथों में, उन अंकों में, उन पूरे के पूरे भाग में, उन पूरे के पूरी किताबों में, पूरे पूरे अंश में जितने भी प्रकार के सुभाषितों को स्वीकार किया गया है या फिर उस ग्रंथों में जितने भी प्रकार की सूक्तियों का विवेचन किया गया है, तो अपन प्रत्येक ग्रंथ के अनुसार, जैसे कादम्बरी का लेंगे तो कादम्बरी में आने वाले सुभाषित, कादम्बरी में आने वाली सूक्तियां और प्रत्येक सूक्ति का अर्थ पूर्वक अपन यहाँ पे वीडियो के माध्यम से वर्णन करेंगे। और उसके बाद में सारे शास्त्रों की, सारे ग्रंथों की जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हुए हैं उनके सुभाषित एवं सूक्तियों की एक आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि आप आराम से कहीं पर भी बैठ करके उस पीडीएफ के माध्यम से भी सूक्तियों को कंठस्थ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है वाक्य परिवर्तन एवं अशुद्धि मार्जन। इसके पहले अपन एक बात करी थी जिसमें धातु रूप और शब्द रूप दो विषय आए थे। धातु रूप और शब्द रूप को आधार मान करके संस्कृत में एक काम किया जाता है जिसका नाम होता है मित्रों अनुवाद प्रकरण। कौन सा? अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमेशा आधार जो माना जाता है वो शब्द रूप एवं धातु रूप माना जाता है। तो शब्द रूप और धातु रूप को आधार मान करके अपन वाक्यों का निर्माण करना सीखेंगे। फिर उसके बाद में जब अपन एक टॉपिक पढ़ा था कारक प्रकरण, कारक प्रकरण को आधार मान करके अशुद्धि मार्जन किया जा सकता है। कौन से शब्दों के कारण कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कौन से उपपद के कारण कौन सी विभक्ति आती है। प्रत्येक शब्द का निर्धारण हमेशा विभक्तियों के आधार पर किया जाता है। अशुद्धि का निवारण भी अपन वहां पे करेंगे। वाक्य परिवर्तन कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में यदि आपको टॉपिक कर्तृवाच्य का दिया हुआ आए, फिर पूछे कि उसको कर्मवाच्य में बदलना है या फिर उसको भाववाच्य में बदलना है, तो पढ़ेंगे कर्तृवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है। तो अपने को पता है कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। अगर उसको बदलना पड़े कर्म में तो अब इस कर्ता को प्रथमा को बदल करके जब तृतीया विभक्ति में लाया जाए
तो कर्ता यदि प्रथमा में होता है तो वाक्य कर्तृवाच्य कहलाता है, और कर्ता यदि तृतीया विभक्ति में चला जाता है तो वाक्य कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। जितने भी प्रकार के वाक्य परिवर्तन के नियम होंगे, अधिक से अधिक उदाहरणों के माध्यम से अधिक वाक्यों के माध्यम से आपको वाक्य परिवर्तन करवाया जाएगा। और अंतिम विषय और इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा नंबर देने वाला, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो टॉपिक वो दे रखा है, प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से व्याकरण, अनुवाद, पद्य एवं व्याकरण आदि जितने भी पद्य आदि पाठन की विधियों का सामान्य परिचय। क्योंकि एक प्रशिक्षित जब शिक्षक होता है, जब वह विद्यालय में अध्ययन कराने जाता है, तब वह शिक्षक होने के नाते छात्रों को किस प्रकार से उसका पाठ्यक्रम करवाए, किस प्रकार से उसको शिक्षा दी जाए, तब उसके लिए व्याकरण अथवा अनुवाद अथवा पद्य आदि की जितने भी पढ़ाने की विधियां होती है, व्याकरण की प्राचीन विधियां कौन सी है, व्याकरण की नवीन विधियां कौन सी है, अनुवाद की कौन सी है, पद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती है, भाषा कौशल कितने होते हैं, कौन कौन से कौशल की कौन कौन सी विधियां होती है, ये सारे के सारे शिक्षण विधियां भी आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक विधि का नोट्स ऐप के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। और जब यह विषय पूरा पाठ्यक्रम एक दिन समाप्त हो जाएगा, पाठ्यक्रम के वीडियो समाप्त होने के बाद तुरंत परीक्षा से पूर्व प्रतिदिन 2 घंटे की कक्षा ऐसी होगी जिसमें एक एक विषय क्रमशः चलता रहेगा, और प्रत्येक विषय का लगभग 150 से 200 प्रश्नों के द्वारा एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करवाया जाएगा, ताकि आप घर पे बैठ कर के वीडियो भी देख सको और पुस्तकें भी पढ़ सको। लेकिन अंतिम समय होता है अभ्यास का। प्रतिदिन यदि आप 2 घंटे एक एक विषय को लेकर के वीडियो के माध्यम से लाइव कक्षाएं देखेंगे घर पे बैठ करके, तो मैं आशा करूंगा और आप भी आशा करेंगे कि, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संस्कृत विषय को लेकर के यदि आपने हमारे द्वारा प्रायोजित किए गए ऐप को और हमारे द्वारा प्रायोजित इस चैनल को यदि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करोगे, अधिक से अधिक लोगों तक जोड़ोगे, मैं आशा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि पूर्व में आयोजित की जाने वाली लगभग 10 वर्षों से संस्कृत विषय को लेकर के जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, आप कभी भी किसी भी चैनल के माध्यम से देख सकते हो कि संस्कृत विषय को लेकर के जितनी परीक्षा आयोजित, सर्वाधिक जिनका चयन होता है वो मेरे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों का। प्रत्येक 10 साल से संस्कृत शिक्षण का मैं अध्यापन आपके सामने करवा रहा हूं, और लगभग लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मंजिल प्राप्त कर चुके हैं। तो मित्रों, आप भी पीछे नहीं रह जाओ, आपको भी सफलता मिले, इसलिए इस वीडियो को हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने तक संस्कृत की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा दीजिए। मित्रों, आप अन्ना भी और छात्रों का भी अहोभाग्य होगा कि वह भी अपनी मंजिल को प्राप्त करे, वह भी अपनी सफलता को प्राप्त करे। मित्रों, बने रहिए, पुष्कर सिंह राव आपकी सफलता तक आपके साथ रहेगा। जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।